डाइजेशन चैप्टर चल रहा था हम लोग का। तो डाइजेशन चैप्टर में हम लोग 2 लेक्चर ऐसे बना चुके हैं, है ना, वीडियो बना चुके हैं। तो अभी हम लोग देख रहे थे तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन अभी नया टॉपिक जो है शुरू कर रहे हैं। तो इस टॉपिक से पहले जो हम लोग क्या था उसको रिवाइज कर लेते हैं कि स्टोमक में इसका डाइजेशन कहता है। डाइजेशन इन स्टोमक, इस टॉपिक को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, है ना, तो ताकि हमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डाइजेशन है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था इस जो स्टोमक है, स्टोमक में देखा था कि 3 लेयर्स उसमें रहता है। थ्री लेयर का था, जैसे कि म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल जो कि म्यूकस सेक्रेट करता था, और दूसरा था पेप्टिक सेल या फिर जाइमोजन सेल, ये क्या सेक्रेट करता था? प्रो इंजाइम पेप्सिनोजिन, प्रो इंजाइम पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजेन। और तीसरा जो हमारा था वो था पेराइटल सेल, पेराइटल सेल या फिर इसी को ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते थे। क्या बोलते थे? ऑक्जेंटिक सेल। ये एक फैक्टर, एसेंशियल फैक्टर्स था, एसेंशियल फैक्टर्स को सेक्रेट करता है जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता था। तो ये हमने स्टमक में देखा था, और ये जो एंजाइम था वो एक्टिवेट होके पेप्सिन में कन्वर्ट होता था, पेप्सिन में कन्वर्ट होता था, और ये पेप्सिन फिर डाइजेशन करता था। ठीक, और ये हमारे स्टमक में था। एक छोटा सा रिव्यू दे दिया हमने कि हाँ उसमें स्टमक में लेयर्स जो थे, सेल्स थे, उसका सेक्रेशन करता था। अब डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका 3 जगह से इसका सेक्रेशन रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन है वो 3 जगह से जो इसका एंजाइम्स का सेक्रेशन आता है, जैसे कि बाइल आता है, कहाँ से? गॉल ब्लैडर से, गॉल ब्लैडर। अब देखो गॉल ब्लैडर जो है इसे सेक्रेट नहीं करता है, ये गॉल ब्लैडर जो होता है स्टोर करता है बाइल्स का। अब वो बाइल जो होता है वो सेक्रेट कहाँ से होता है? उसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? लीवर से। लीवर से जो होता है स्टोर कहाँ पर होता है? बाइल्स। अब बाइल में क्या होता था, जो गॉल ब्लैडर में ये कंसंट्रेट होता था, कंसंट्रेट होता था एंड स्टोर होता था, स्टोर्ड होता है, और फिर वहाँ से सेक्रेट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो ये बाइल था। दूसरा है हमारा पेनक्रियास। ये एक कॉम्प्लेक्स ग्लैंड है। क्या है? जैसे हमने पहले बताया था, ये क्या कॉम्प्लेक्स ग्लैंड है। इसमें दोनों चीज होता है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस दोनों होता है। मतलब एंजाइम का भी सेक्रेशन करता है और हार्मोन्स का भी सेक्रेशन करता है, जैसे इंसुलिन हो गया। ठीक है, तो अब तीसरा हो गया इंटेस्टाइन, जो है वो खुद सेक्रेशन करता है। तो इंटेस्टाइनल सेक्रेशन, इंटेस्टाइनल सेक्रेशन। ठीक, मतलब म्यूकस का सेक्रेशन, इंटेस्टाइनल सेक्रेशन, ये 3 सेक्रेशन जो होता है डाइजेशन को हेल्प करेगा हमारा। तो ये डाइजेशन का देख लिया। जैसे हम अब देखेंगे, पहले देखो पेनक्रियास जो है इसका सेक्रेशन क्या क्या रहता है। इसमें जो एंजाइम्स है, कई सारे एंजाइम्स है। तो पेनक्रेटिक जो इसका सेक्रेशन होता है, उस सेक्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पेनक्रेटिक जूस बोलते हैं। पेनक्रेटिक जो सेक्रेशन होता है
उस सेक्रेशन को क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। अब इसमें जूस में देखो में कई सारी चीजें होता है, एंजाइम्स होता है, जिसे ट्रिप्सिनोजीन। ट्रिप्सिनोजीन मतलब देखोगे जिसे ट्रिप्सिनोजीन है, मतलब ये एक्टिव फॉर्म में है। उसके बाद काइमोट्रिप्सिनोजीन, काइमोट्रिप्सिनोजीन, ये साथ जितने भी सेक्रेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? इन एक्टिव फॉर्म में। ट्रिप्सिनोजीन, काइमोट्रिप्सिनोजीन हो गया, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज हो गया, प्रोकार्बोक्सी कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, न्यूक्लियसेज और लाइपेजेज। ये सारे के सारे सिक्रेशन कहाँ से होता है? हमारे पेनक्रियास से होता है। इसको क्या बोलते हैं? इन कंबाइनली क्या बोलते हैं? पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। ठीक है, ये जो ट्रिप्सिन है हमारा, ट्रिप्सिनोजिन, इस ट्रिप्सिनोजिन का जो फंक्शन है, मतलब जैसे दिखाया गया ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, ये सारे के सारे जो एंजाइम्स है, इन सब का एंजाइम्स का जो रिएक्शन दिया गया, जैसे ट्रिप्सिनोजिन, कैमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज देखोगे तो ये प्रोटीन का जो सेकंड स्टेज में रहता है, जैसे प्रोटीन्स वगैरह डाइजेशन में काम करता है। अमाइलेज जो होता है, जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है, ये जो अमाइलेज है हमने वहाँ पे देखा था जब बगल कैविटी में भी सलाइवरी सेक्रेशन होता था, है ना, सलाइवरी अमाइलेज का होता था, तो वो अमाइलेज वहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन करता था। लेकिन वो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी अपना पीएच चेंज हो जाता है। पीएच जो है यहाँ चेंज होने की वजह से जो है फिर से ये अपना काम करता है अमाइलेज, जो कि ये पेनक्रियाटिक ग्लैंड, पेनक्रियाटिक जो है जूस है उसमें मतलब पेनक्रियास का सेक्रेशन होता है, वो एंजाइम यहाँ पे फिर काम करता है स्टार्च का डाइजेशन। जो भी बच्चा कुछ स्टार्च वगैरह रहता है, क्योंकि वहाँ पे देखोगे स्टार्च का डाइजेशन 30% का होता था, बाद में बच जाता हमारा 70%। 70% हमारा जो स्टार्च रह जाता है वो डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली जो डाइजेशन दिखेगा हमारे ड्यूडेनम वाले रीजन में मिलेगा। इसीलिए हम देखोगे तो पेनक्रियाटिक जो डक्ट्स होते हैं, है ना, तो वो कहाँ पर खुलता है? ड्यूडेनम वाले रीजन में होता है, वहीं पर डाइजेशन शुरू हो जाता है। न्यूक्लियस जितने भी न्यूक्लियस वाला प्रेजेंट होगा हमारे फूड पार्टिकल्स में, है ना, तो वो सब जैसा सेल्स होगा, सेल में न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियसली उसमें सेल्स होंगे, तो सेल्स में जितने न्यूक्लियस है उस सारे का डाइजेशन काम करेगा। लाइपेजेस देखोगे तो जो फैट्स वगैरह होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो हम आगे सबका देखेंगे क्या करके। तो अभी सिर्फ एंजाइम देख लेते हैं कि एंजाइम में क्या क्या होता है। तो ये जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिनोजिन है, ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करता है एक इंटेस्टाइनल एंजाइम का सेक्रेशन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज एंजाइम है, इसको सेक्रेट करता है कौन? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल लेयर, म्यूकोसल लेयर। इंटेस्टाइन जो म्यूकोसल लेयर होता है वो इंट्रोकाइनेज का सेक्रेशन करता है। ये क्या करता है? ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन में एक्टिवेट कर दिया। अब ये ट्रिप्सिन क्या करता है? अदर जो एंजाइम्स होते हैं, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, काइमोट्रिप्सिनोजिन, ये सब चीज़ों को, अदर जो एंजाइमेटिक जो भी हमारे एंजाइम्स है पैनक्रियाटिक जूस में, उन सबको क्या करता है? एक्टिवेट करने का काम करता है। फिर ये क्या करता है? फर्दर एक्टिवेट करता है another enzymes, another pancreatic enzymes, another pancreatic enzymes। ठीक, तो देखोगे तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होता है, उन सबको जो है ये क्या करता है? कौन एक्टिवेट करता है? ट्रिप्सिन। मतलब कार्बोक्सीपेप्टिडेज को भी एक्टिवेट कौन? ट्रिप्सिन करेगा। काइमोट्रिप्सिनोजिन को कौन एक्टिवेट करेगा? ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन ही एक्टिवेट करेगा। मतलब एक बार इसको एक्टिवेट कर दिया तो ये सीक्वेंसली एक्टिवेट करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पेनक्रियाटिक जूस के बारे में था। अब देख लेते हैं, हमारे पास बच जाता है ये बाइल वाला, बाइल जूस। तो इस
बाइल जूस में देखोगे तो बाइल जूस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें कुछ पिगमेंट्स पाया जाता है, कुछ सॉल्ट पाया जाता है। तो बाइल में देखोगे तो इसमें क्या होता है, पिगमेंट होता है, पिगमेंट जैसे बिलीरुबिन, बिलीरुबिन हो गया एंड विलिबर्डिन, बिलीवर्डिन, ये क्या है, इसका पिगमेंट है, इसमें पिगमेंट पाया जाता है दो तरह का, ठीक। तो जैसे मुर्गी वगैरह में देखोगे तो जो हमारा लिवर होता है, तो लिवर के पास देखो छोटा सा जो होता है कैप्सूल टाइप का मिलेगा, जो डार्क कलर का अटैच रहता है लिवर में, वही उसका गॉल ब्लैडर है, और उसके अंदर जो डार्क कलर का जो दिखाई दे रहा है वही बाइल है, और डार्क कलर दिखाई क्यों देता है, उसके पिगमेंट की वजह से दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो कुछ बाइल सॉल्ट भी मिलेगा, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल भी तो होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कुछ फॉस्फोलिपिड भी होगा इसमें, फॉस्फोलिपिड्स भी होगा, लेकिन इसमें बट नो एंजाइम, इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होगा। ये जो बाइल होता है ये क्या करता है, हेल्प करता है फैट को स्मॉल पीसेस में टुकड़ा करना, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफाई करता है, फैट को हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को जो होता है वो तोड़ने का काम करेगा ये। कैसे, तो देखो हमने फैट ले लिया, उसमें भी हेल्प कर मतलब इमल्सिफिकेशन में काम करेगा। तो जैसे फैट है, अब फैट में हमने बाइल के प्रेजेंस में ये क्या होता है, स्मॉल मिसल्स, स्मॉल मिसल्स का मतलब होता है बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, छोटे छोटे बॉल्स रहेंगे, मतलब फैट अगर थोड़ा बड़ा साइज का होगा तो उसको छोड़ के छोटा छोटा पीस में करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं, स्मॉल पीसेस में करेगा। अब देखो इसमें हमारे पास अब बच जाता है इंटेस्टाइनल सेक्रेशन के बारे में। क्या है इंटेस्टाइनल सेक्रेशन, इंटेस्टाइनल सेक्रेशन में देखोगे तो इसमें जो म्यूकसल लेयर होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें गॉबलेट सेल पाया जाता है, गॉबलेट सेल जो सेक्रेशन होता है वो म्यूकस सेक्रेट करता है। तो इंटेस्टाइनल जो एपिथेलियल जो लेयर है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम, एपिथेलियम, ये क्या करता है, इसमें गॉबलेट सेल होता है, गॉबलेट सेल्स होता है। अब ये गॉबलेट सेल जो होता है सेक्रेट करता है, म्यूकस का सेक्रेट करता है। देखो इसमें ये जो म्यूकस का सेक्रेशन होता है, ये म्यूकस का सेक्रेशन और जो हमारा बाइकार्बोनेट आयंस होता है वो मिलके क्या करता है, जो इनर लेयरिंग होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो देखोगे हमारे जैसे स्टोमक से आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही आएगा तो उसमें मिलेगा कुछ एंजाइम, मतलब जैसे पेप्सिन है, उसको तो पीएच चाहिए होगी 1.8 के बराबर हो चाहिए होगा, तब तो वहाँ पे जो है तो वो इंटेस्टाइनल जो इनर लेयर जो वॉल है उसको डैमेज ना करे, उसको प्रोटेक्ट करने का काम म्यूकस करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब म्यूकस अकेला नहीं करेगा, बाइकार्बोनेट आयंस भी होता है
जो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, वो दोनों मिलके जो होता है उसका प्रोटेक्शन करता है, हेल्प करता है। ठीक है। अब इंटेस्टाइनल सेक्रेशन जो था, म्यूकोसल जो लेयर है उसका सेक्रेशन, और जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम, इसका जो सेक्रेशन है, यानी इसमें देखोगे तो इसके ब्रश बॉर्डर सेल होगा, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है, ब्रश बॉर्डर सेल्स, है ना। तो ये क्या करता है, ये प्लस गॉबलेट सेल का म्यूकस, सेक्रेशन ऑफ सेक्रेशन सेक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल, इन दोनों के जो सेक्रेशन है, उस सेक्रेशन को एक नाम देते हैं इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, या फिर सकस इंटेरिकस, सकस इंटेरिकस, इंटेरिकस। क्या नाम दिया था इसको, सकस इंटेरिकस। यानी कि जो ये जो म्यूकस का सेक्रेशन हो रहा था, ये म्यूकस का सेक्रेशन, और जो ये कहाँ से सेक्रेशन हो रहा था, म्यूकस एपिथेलियस से, एपिथेलियस गॉबलेट सेल का सेक्रेशन था। ठीक है। और एपिथेलियल सेल में देखोगे तो एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस रहता है, मतलब जो विलाई होगा उस विलाई के ऊपर भी प्रोजेक्शन रहता है, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है। तो माइक्रो विलाई होता है, तो वो क्या है, तो ब्रश बॉर्डर टाइप का अपीयरेंस देता है हमें। तो उसका सेक्रेशन, जो उस सेल का सेक्रेशन होता है, उसका सेक्रेशन और म्यूकस को मिला करके क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। यानी कि ओवरऑल ये देखा जाए तो जो इंटेस्टाइनल जो लेयर्स है, खुद की जो इंटेस्टाइन का सेक्रेशन रहता है, उस सेक्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, या फिर सकस एंटेरिकस बोलते हैं। ये ओवरऑल बात इसका है। अब देखो ये जो सकस एंटेरिकस होता है, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस होता है, इसमें कई सारे एंजाइम्स पाया जाता है। यानी कि ये जो सकस एंटेरिकस है, सकस एंटेरिकस में कंटेन मैनी एंजाइम्स, मैनी एंजाइम्स। अब वो एंजाइम्स क्या है, डाइपेप्टिडेज हो गया, पेप्टिडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज, लाइपेजेज, और डाइसेग्राइडेज, डाइसेग्राइडेज, ये सारे के सारे डाइजेशन इंटेस्टाइनल जूस एंजाइम्स भी पाया जाता है, एक्सेट्रा। यानी कि जो भी हमारा डाइजेशन देखोगे, जो लिवर का यानी कि बाइल्स का डाइजेशन देखोगे, या फिर जो पैनक्रियाज है, पैनक्रेटिक जूस है, उसका डाइजेशन, उसका जो भी डाइजेशन करने के बाद भी जो बचेगा, जो कि डाइसेग्राइड के फॉर्म में वो छोड़ता है डाइजेशन करने के बाद, उस कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को डाइसेग्राइड के फॉर्म में लाकर छोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन करने का काम कौन करेगा, ये इंटेस्टाइनल जूस। ये सीक्वेंस में रहता है, जो इस माउथ में डाइजेशन हुआ और जो रिमेनिंग बच गया वो स्टमक में डाइजेशन हो रहा है। जो कुछ स्टमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है, अब प्रोटीन में डाइजेशन होगा तो डाइपेप्टाइड में वगैरह में छोड़ेगा। अब उस जो उसमें जो थोड़ा प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स डाइजेस्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ, रिमेनिंग रह गया, या फिर कुछ प्रोटीजेस में रह गया, कुछ पेप्टोन्स में रह गया, वो आके स्मॉल इंटेस्टाइन में आके जो होता है, ये लोग डाइजेशन करता है, क्या बोलते हैं, पैनक्रेटिक सेक्रेशन,
बाइल का सेक्रेशन ये सेक्रेशन कर देता है, और जो रिमेनिंग उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाता है वो इंटेस्टाइनल सेक्रेशन का डाइजेशन रहता है। तो हम वो भी देखेंगे कि डाइजेशन में पेनक्रेटिक और इसका सेक्रेशन और डाइजेशन और इसका डाइजेशन कहाँ रहता है, मतलब किस किस के ऊपर करता है, तो वो अभी देख लेते हैं। अभी हमने देख लिया, हमारा हो गया अभी कि तीनों जो सेक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में था उन तीनों को हमने देख लिया है कि उसका एंजाइम्स क्या क्या है। अब इसके डाइजेशन को देख लेते हैं कि तीनों जो इतने भी एंजाइम्स हमने देखे उन सब के एक एक करके डाइजेशन देख लेते हैं। तो स्टोमक में डाइजेशन के बाद, स्टोमक में डाइजेशन होगा, उसके बाद आएगा डाइजेशन कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन होने के लिए आएगा तो पहले क्या करेगा, पेनक्रेटिक जूस काम करेगा, पेनक्रेटिक जूस, बाइल काम करेगा, बाइल जूस, ये दोनों डाइजेशन करेगा। इससे जो डाइजेशन जो बच जाएगा वो फिर क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइनल से इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ये फाइनल डाइजेशन कर देगा, फाइनल डाइजेशन, यानी कि ये क्या करेगा, फाइनल डाइजेशन। इसका मतलब है कि जो डाइजेशन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में देखोगे तो सिग्निफिकेंट, एनसीईआरटी कह रहा है कि सिग्निफिकेंट डाइजेशन उसमें दिखाई नहीं देता, मतलब डाइजेशन तो होता है लेकिन इस लेवल पर नहीं कि उसको कंसिडर किया जाता है। तो मिनिमम डाइजेशन कहाँ पर होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि डाइजेशन जो होता है इनसिग्निफिकेंट रहता है, इसलिए उसको हम सीधा सीधा एनसीईआरटी कहता है कि नो डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमें देखोगे तो हमारे डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन से भी पहले आता है बकल कैविटी, बकल कैविटी में डाइजेशन, स्टोमक में, इसमें इंटेस्टाइन में, और फिर इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो फाइनल डाइजेशन करेगा। तो ठीक है, अभी देख लेते हैं हम, जैसे पॉलीसेकेराइड स्टार्च हो गया, बाइल इसमें काम करता था, स्टार्च में जैसे ट्रिप्सिनोजिन था वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, काइमोट्रिप्सिनोजिन था वो भी ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रो लगा हुआ मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है, वो कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट हो जाता है। उस सब कन्वर्ट कौन करता है, एक्टिव कौन करता है, ट्रिप्सिन। अब ये स्टार्च है, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। अब इसमें देखोगे तो इसमें ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन फिर एक्टिवेट करता है किसको, काइमोट्रिप्सिन, फिर कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अब स्टार्च को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखोगे फैट की बात करें, उसके बाद फैट तो लाइपेज एंजाइम्स है। अब फैट को देखोगे तो डाइग्लाइसराइड, डाइग्लाइसराइड में कन्वर्ट करेगा, और फिर इसको मोनोग्लाइसराइड, फैट हो गया। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो भी सेल्स हमने इंजेक्शन किया था उसमें ऑब्वियसली न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियो न्यूक्लियस न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस फिर क्या काम, किस में कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोटाइड में, और फिर न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में, यानी कि इसका फॉस्फेट ग्रुप निकाल देगा ये।
ये था हमारा डाइजेशन। ये किसका था, ये देखोगे तो ये हमारा इस वाले डाइजेशन पार्ट का डाइजेशन है। अब हम इस वाले पार्ट का डाइजेशन देखते हैं कि फाइनल डाइजेशन कौन करता है। तो ये जो डाइसैकेराइड था, इस डाइसैकेराइड को डाइसैकेराइडेज एंजाइम होगा। एंजाइम क्या है, डाइसैकेराइडेज एंजाइम है। ये डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करेगा। मोनोसैकेराइड मतलब इसका सिंपल यूनिट के फॉर्म में आ गया, ये मोनोसैकेराइड में आ गया। अब में भी डाइसैकेराइड्स वगैरह होता है ना, जैसे माल्टोस हो गया, लैक्टोज हो गया, है ना, सुक्रोज हो गया, ये सब डाइपेप्टिडेज हो गया, डाइपेप्टाइड हो गया, ये सब का सबको डाइजेशन अब कौन करेगा, इंटेस्टाइनल सेक्रीशन। तो जैसे डाइपेप्टाइड था, डाइपेप्टाइड था, माल्टोज था, और क्या था, लैक्टोज, और क्या है, सुक्रोज, और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ये हमारा डाइसैकेराइड, कुछ एग्जांपल्स है डाइसैकेराइड का। अब इसका डाइजेशन देख लो, एंजाइम्स देखो, तो इसी के नाम से ही जो है इसका एंजाइम्स है कि जो एंजाइम्स है किसको डाइजेशन करेगा, उसका नाम से ही लगा दिया। तो डाइपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, माल्टोज है तो माल्टेज, लैक्टोज है तो लैक्टेज, सुक्रोज है तो सुक्रेज, न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइजेज, न्यूक्लियोटाइडेज। और कोई बच गया, एक जो है एनसीईआरटी में है, जो डाई एंड मोनोग्लाइसराइड, ग्लाइसराइड। तो इसमें आएगा लाइपेजेस, लाइपेजेस, ठीक। अब इसका डाइजेशन देखो, डाइपेप्टाइड था, तो पेप्टाइड जो होता, हमारा पेप्टाइड क्या क्या बना था, हमारा प्रोटीन को तोड़ के बनाया था। किससे, प्रोटीन को तोड़कर हमने ये बनाया था। तो प्रोटीन किससे बना होता, अमाइनो एसिड से। तो इसको तोड़ेगा किस में, तो अमाइनो एसिड में तोड़ेगा, अमाइनो एसिड, यानी फाइनल डाइजेशन अमाइनो एसिड्स में तोड़ देगा। माल्टोज देखोगे तो माल्टोज जो होता है 200 यूनिट से बना होता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज को देखोगे तो इसमें देखोगे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइड्स में, न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ेगा इसको। और डायमोनोग्लाइसराइड जो होता है ये क्या है, फैट से तोड़कर बना है। तो फैट जो होता है ये क्या, इंसोल्युबल होता है। तो इंसोल्युबल, तो अब इसको डाइजेशन करेगा फैटी एसिड में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये हमारा इंटेस्टाइनल जो होता है फाइनल
ये हो गया, ये सब क्या है, ये डाइसैकेराइड्स है। और ये सब क्या है, मोनोसैकेराइड्स वाला, मोनोसैकेराइड्स। वो ये डाइजेशन जो होता है हमारा हो गया इसमें। अब देखो इसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो कुछ एब्जॉर्प्शन जो होगा इसमें एक्टिव होगा, कुछ पैसिव होगा। अच्छा, उससे पहले ये बात है कि ये जो डाइजेशन वाला मैकेनिज्म होता है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वाला होता है, मतलब गैस्ट्रिक बोले तो मतलब स्टोमक में हो गया, और इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन में हो गया। तो ये जो इसका जो कंट्रोल होता है वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल होता है, जो लोकली जो होता है हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, तो इसी के थ्रू जो होता है इसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उस सब का कंट्रोल किया जाता है। हम उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे इसके एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो देखो, एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर कंट्रोल्ड किसके कंट्रोल में रहता है, न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल रहता है। किस लिए रहता है, ताकि फॉर द प्रोपरेशन प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर सके डिफरेंट पार्ट्स, तो ये जो स्टोमक में इंटेस्टाइन में जो सेक्रेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ये इस सब का सब किसके अंडर में आता है, न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल में आता है। तो इसको ताकि कर सके प्रॉपर डाइजेशन हो सके। देखो अब डाइजेशन में देखोगे तो हमें फूड देखा हमें सलाइवा आता है, तो जैसे कोई भी फूड है या तो उसे देख के हमें सलाइवा, या फिर उसको उसके प्रेजेंस में, जैसे हमने उसमें बगल कैबिनेट में फूड गया तो उस फूड के जाने की वजह से जो होता है हमारे सलाइवा का सेक्रेशन होगा, स्टमक में जाएगा तो उस स्टमक में न्यूरॉन्स क्या करेगा, सिग्नल्स भेजेगा ग्लैंड्स तक, हम हाइपोथैलेमस वगैरह तक जाएगा, फिर जाके ग्लैंड्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, फिर वहाँ से एंजाइम्स का सेक्रेशन होगा, जो भी चीज़ें डाइजेशन के लिए अवेलेबल करा सकता है उसको वो अपना फंक्शन करेगा। तो किसके कंट्रोल में रहेगा, हार्मोन्स के कंट्रोल में रहेगा। अभी के किसमें, जैसे कि हमारा स्मेल हो गया, सूंघ के भी हो सकता है, साइट एंड और प्रेजेंस ऑफ फूड, प्रेजेंस ऑफ फूड, प्रेजेंस ऑफ फूड कैसे भी हो सकता है, इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी या फिर इसी को बकल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करता है फूड सलाइवा सेक्रेशन। ये जो हमारा हार्मोनल कंट्रोल है, तो ये हार्मोन कैसा हार्मोन होगा, सेक्रेशन लोकल हार्मोन, लोकल हार्मोन्स, लोकल हार्मोन्स जो होता है उसको कंट्रोल करेगा, मतलब जिस लोकेशन में उसका फूड का प्रेजेंस होगा, यानी कि जो स्टोमक, ऐसा नहीं कि स्टोमक में हमारा फूड गया और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है पेनक्रियास एंजाइम का सेक्रेशन शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। स्टोमक में अगर फूड पहुंचा है तो स्टोमक में जाने के बाद वहाँ पे स्टिमुलेशन करेगा, उसके बाद जो होगा उसका डाइजेशन प्रक्रिया शुरू हो जाता है। इसलिए कहोगे जो स्टोमक में फूड का स्टोरेज जो रहता है तकरीबन 4 से 5 घंटा 6 घंटे तक का रह जाता है। तो सलाइवा अगर ओरल कैविटी में पहुंचता है तो ओरल कैविटी के जो लोकल जो न्यूरॉन्स हो गए उसका इस एक्टिवेशन होना, मतलब उसका एक्टिवेट करके जो होता है उसको उसका हार्मोनल सेक्रेशन करके जो होता है क्या करेगा, सलाइवा का सेक्रेशन करवाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि लोकल हार्मोन बोलने का मतलब ये कि प्रेजेंस ऑफ द फूड एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन पर जो है क्या करेगा,
सेक्रेशन करवाएगा। और ये जो सेक्रेशन होता है तो हर एक जगह पर होगा, स्टोमक में होगा। अगर स्टोमक में है तो उसको गैस्ट्रिक सेक्रेशन बोलते हैं। वो कंबाइन हम ये लोकल हार्मोन की क्या बोलते थे हम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। अगर वो स्टोमक से है, गैस्ट्रो मतलब स्टोमक में होगा, स्टोमक क्या सेक्रेशन करेगा, गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन जो है HCl का सेक्रेशन करवाएगा। और ये HCl जो होता है ये क्या करेगा, पीएच प्रोवाइड करवाएगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा 1.8। और ये 1.8 जो होगा ये क्या होता है, ऑप्टिमम होता है फॉर, ऑप्टिमम मीडियम प्रोवाइड कराता है, ऑप्टिमम मीडियम प्रोवाइड करता है किसके लिए, पेप्सिन के लिए। और ये पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। इंटेस्टाइनल हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होगा, इंटेस्टाइन्स। और ये बहुत सारा हार्मोन्स होता है इसका सेक्रेशन करता है, जो कि ड्यूडेनम वाले इंटेस्टाइन में मेनली देखोगे तो ड्यूडेनम वाले रीजन में होगा, ड्यूडेनम वाले रीजन में होगा। ये क्या करता है, ट्रिगर करता है जो सेक्रेशन है, ट्रिगर पेनक्रियाज, ये ट्रिगर करता है पेनक्रियाज को टू सेक्रेट क्या, SCO3 माइनस, SCO3 माइनस। दूसरे एंजाइम्स का सेक्रेशन वो सारे के सारे क्यों करेगा, तो इस एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, लोकल हार्मोन्स को क्या, उनको एक नाम क्या देते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। ये जो हार्मोन्स होता है बहुत से कई सारे हार्मोन्स होता है, जैसे CCK हो गया, GIT हो गया, है ना, या फिर सोमैटोस्टेटिन हो गया, ये सारे का सारे सेक्रेशन जो होता है। और वो क्या करता है, डाइजेशन को कंट्रोल करता है। यानी कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइनल होगा, एलिमेंट्री कैनाल का जो है जितने भी डाइजेस्टिव वाला पार्ट रहेगा उन सब का जो है कॉन्ट्रैक्शन वगैरह भी होता है, इनर लाइनिंग जो होता है वो सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो मस्कुलर एक्टिविटी जो होता है वो सारे के सारे ऐसे डायरेक्ट बोल दो कि मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ जो होता है इंटेस्टाइन का या फिर गैस्ट्रो का, वो सारे के सारे हार्मोन्स के थ्रू क्या करेगा, कंट्रोल करता है। तो ये हमारा डाइजेशन था पूरा। अब डाइजेशन में देखोगे लार्ज इंटेस्टाइन में तो वैसे डाइजेशन का कोई रोल रहता नहीं है। तो अभी हम एब्जॉर्प्शन, हमारा लास्ट वाला पार्ट रह जाता है। तो एब्जॉर्प्शन में देखो तो एक्टिव भी होता है, पैसिव होता है, फैसिलिटेड के थ्रू भी होता है। एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन जो होता है 3 तरह से हो रहा है, एक्टिव भी होगा, पैसिव भी होगा और फैसिलिटेटेड भी होगा। तीनों, अब तीनों को हम देख लेते हैं। जैसे मान लो पैसिव हो गया, यहाँ पे फैसिलिटेड, और फिर एक एक्टिव। तो पैसिव में देखो तो कुछ मोनोसैकेराइड्स होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड, कुछ अमाइनो एसिड होता है, सम अमाइनो एसिड,
कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे क्लोराइड आयन। अब फैसिलिटी डिफ्यूजन में देखोगे तो इसमें कुछ अमाइनो एसिड भी होता है, फ्रक्टोज हो गया, कुछ अमाइनो एसिड भी होगा जैसे और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है जो कि किसके थ्रू करता है, कैरियर प्रोटीन के थ्रू करेगा। फैसिलिटी डिफ्यूजन में देखोगे तो नॉर्मली जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर ही डिफ्यूज कर जाता है, इसमें कैरियर प्रोटीन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ता। पैसिव में कैरियर प्रोटीन की जरूरत है लेकिन एटीपी का यूज नहीं करेगा ये। तो फ्रक्टोज हो जाता है, कुछ अमाइनो एसिड भी होता है एंड सम अमाइनो एसिड, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है, जैसे कि सोडियम आयंस। अब इसमें क्या जरूरत पड़ेगा, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन के हेल्प से जो होता है इसका एब्जॉर्प्शन रहता है। एक्टिव में देखोगे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो गया, उसका एब्जॉर्प्शन रहता है, न्यूट्रिएंट्स हो गया, कुछ अमाइनो एसिड्स भी हो जाता है, मोनोसैकेराइड्स होता है, मोनोसैकेराइड्स जैसे अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम आयंस। तो पैसिव डिफ्यूजन में देखोगे तो क्लोराइड आयन का रहता है, और जो कैरियर आयन के थ्रू सोडियम का रहता है, पंप रहता है ना, सोडियम का पोटासियम पंप रहता है, तो सोडियम का जो होता है उसका कुछ एब्जॉर्प्शन रहता है। उसके बाद कुछ एक्टिवली भी किया जाता है, ग्लूकोज भी हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ये सारी क्या जो है एक्टिवली जो होता है कुछ किया जाता है। एक चीज़ और रह जाता है, जैसे कि फैट था हमारे पास, तो फैट का जो होता है वो इनसोल्युबल होता है। फैट क्या है, वाटर इनसोल्युबल होता है, ब्लड के साथ जो होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो ब्लड के साथ जब डिसॉल्व नहीं होगा तो उसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म निकाला जाता है। पहले उसको तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद उसका जब मिसेस बनाएगा, मिसेस बनाने में फिर माइक्रोकाइलियन बनाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो होता है उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन रहता है। तो फैट की बात करें तो फैट अगर हमने ले लिया, तो जो फैट था उस फैट को कन्वर्ट किया था हमने फैटी एसिड में, और ग्लिसरॉल्स में, एंड ग्लिसरॉल्स में किया था। तो ये तो इंसोल्युबल है, इंसोल्युबल फॉर्म में है। तो इसको क्या कहता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट। स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, और इसको क्या बोलते हैं हम, मिसेस बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिसेस बोलते हैं। स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ देने के बाद अब ये जो था मिसेस क्या होगा, ये मूव करेगा इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसल सेल होता है, वो एपिथेलियल सेल होता है, उसमें जाकर मूव करेगा, उस सेल्स के जाएगा, मूव टू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, म्यूकोसा सेल्स, ठीक। म्यूकोसा सेल्स में जाने के बाद अब इसको जो होता है मिसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद सेल्स के चला गया, मतलब ये एब्जॉर्प्शन हुआ। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब क्या करें, इसको अब यहाँ पे फिर रिफॉर्म किया जाता है। लेकिन इसमें रिफॉर्म जब करेगा तो वापस से तो फिर इनसोल्युबल हो जाएगा। तो इसको सोल्युबल कराने के लिए क्या करता है, इसके ऊपर प्रोटीन का कोट लगा दिया जाता है। रिफॉर्म
into very small protein coated globules. प्रोटीन ग्लोब्यूल्स, काइलोमाइक्रोन बोलते हैं इसको। मिसेस तोड़ने के बाद जब सेल्स के अंदर गया उसके बाद रिफॉर्म किया तो प्रोटीन कोट किया इसमें, रिफॉर्म दोबारा किया छोटे छोटे इसमें, तो उसको काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। अब ये जो काइलोमाइक्रोन्स है ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये क्या एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, एब्जॉर्ब तो हमारा यहीं पर हो गया था, एब्जॉर्ब हो गया था यहीं पर। अब प्रोटीन कोट में लेके आया तो ब्लड सोल्यूबल कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब ब्लड सोल्यूबल में कन्वर्ट हो गया तो अब यह क्या किस में चला जाएगा, जो इसका विलाई के अंदर लैक्टिल होता था, लैक्टिल उसके अंदर चला जाता है, ट्रांसपोर्टेड इनटू किसमें, लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल जिसे लैक्टिल बोलते हैं। अब यहाँ तक तो आ गया, लिम्फ वेसल्स तक आ गया, फिर लिवर में जाएगा, लिवर में जाने के बाद फिर वहाँ से ब्लड इसमें ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। तो हम यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं कि ये अब कहाँ चला गया, ब्लड स्ट्रीम में। तो अब क्या होगा, एसिमिलेशन। अब ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद फिर होता है एसिमिलेशन, यानी कि टिश्यू तक पहुँचेगा। तो अब क्या होगा, एसिमिलेशन, यानी कि ये अब टिश्यू में पहुंच गया। अब ये क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, ये क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। तो ये हमारा था एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस जो है हमने एक ही स्लाइड में दे दिया पूरा, फैट के बारे में, कि फैट जो था उसको तोड़ा गया था हमने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब ये इनको टुकड़ों में टोटा गया तो इसको मिसल्स बोलते हैं, मुंह क्या, तो ठीक है। इंटेस्टाइनल सेल्स में जाने के बाद उसको जब फैट का वो क्या कोट किया तो उसको काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट किया वेसल्स के में चला गया, फिर वो लिवर में जाता है, फिर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लड स्ट्रीम के जाने के बाद वो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू द बॉडी के टिश्यूज में चले जाते हैं, फिर वहाँ से सेल्स की तरफ चले जाते हैं, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो ये जो हमारा, अब ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स रह गया या फिर डाइजेस्टिव वेस्ट बोल लो इसको, डाइजेस्टिव वेस्ट बोल दो। ये जो डाइजेस्टिव वेस्ट हमारा रह गया, तो ये अब डाइजेस्टिव वेस्ट को क्या करना है, हम बॉडी से रिमूव करना होगा। तो उस बॉडी से रिमूव करने को क्या बोलते हैं, या तो इजेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ। तो हम क्या बोलते हैं, हम इसको रिमूव करते हैं फ्रॉम बॉडी थ्रू कहाँ से, एनल ओपनिंग से। अब इसको क्या बोलते हैं हम, इजेशन। एनल ओपनिंग से, और इसमें क्या हुआ, तो इसमें एनल ओपनिंग से थ्रू जो हम करेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करता है हमारे इंटेस्टाइनल वॉल में, क्या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। और ये क्या होता है, वॉलेंट्री जो रिमूव करना होता है इसको बोलते हैं वॉलेंट्री फंक्शन होता है, एक वॉलेंट्री प्रोसेस। अब इसके में क्या करता है, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो होता है बॉडी से निकाला जाता है, और ये जो निकाला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफिकेशन बोलते हैं, डिफिकेशन। ये डिफिकेशन कैसा है, एक वॉलेंट्री मूवमेंट है, प्रोसेस है डिफिकेशन। बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये था हमारा डाइजेशन का पूरा हमने चैप्टर कर दिया। डाइजेशन से जो होता है
एक ही लास्ट में रह जाता है उसका जो डिजीज़ वगैरह है वो सारे के सारे रह जाता है। तो हमने पूरे के पूरी बगल कैविटी से लेकर स्टोमक होते हुए फिर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक उसके स्ट्रक्चर से लेकर डाइजेशन का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है चैप्टर को। तो एनसीईआरटी का पूरा एक लाइन टू लाइन हमने इसमें पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। तो हम फिर बाद में हम करेंगे, अभी तो हमने वीडियो को इसमें 4 पार्ट में डिवाइड करके हम दिया है। तो पूरी की पूरी कंप्लीट एक चैप्टर आएगा इसमें एक वीडियो में। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं।